पिछले वीडियो में हमने बात की थी अध्यारोपण के सिद्धांत की और आवेश की प्रकृति की, आवेश के वितरण की। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं की। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कोई चुंबक है, मैग्नेट हमने रखी और उस चुंबक के कारण, जैसे हमने एक चुंबक ली, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आप सभी जानते हैं, नॉर्थ एंड साउथ कहते हैं इसको, और प्लस और माइनस से दिखाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल होते हैं। एक चुंबक ली और उस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर हम किसी भी लोहे की वस्तु को, किसी भी ऐसी वस्तु को जो चुंबक उसे आकर्षित कर सकती है या प्रतिकर्षित कर सकती है, हम किसी लोहे की वस्तु को लाते हैं, किसी अन्य चुंबक को लाते हैं, तो जैसे हम किसी लोहे की वस्तु को इस क्षेत्र के एक, इसके चारों ओर का एक ऐसा सराउंडिंग एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे ही किसी वस्तु को अगर हम उस क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो इस चुंबक के द्वारा उस वस्तु पर एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के चुंबकीय गुण का अनुभव किया जा सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वैसे ही वैद्युत क्षेत्र किसी आवेशयुक्त कण या किसी आवेश, तो हमने आवेशयुक्त कण ले लिया, आवेशयुक्त कोई पार्टिकल लिया, कोई पिंड लिया, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के आने पर, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो कोई भी हो सकता है, अगर हम प्लस आवेश को लाते हैं तो उसके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, तो ये दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और अगर किसी ऋणात्मक आवेश को लाते हैं तो उनके मध्य में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो किसी भी आवेश के या आवेश युक्त पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह सराउंडिंग एरिया जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर कोई वैद्युत बल लगने लगता है, तो वो क्षेत्र उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश निकाय, निकाय कह सकते हैं या समुदाय कह सकते हैं, जरूरी हमने केवल एक आवेश लिया, अगर कई आवेशों का पिंड है तो भी ले सकते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश निकाय या आवेश का समुदाय। ठीक है, निकाय का मतलब होता है समुदाय के, जब दो या दो से अधिक आवेश युक्त कण एक साथ रखे हुए हैं तो उसको निकाय कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर या इसे ऐसे कह सकते हैं जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब
देखिए जैसे मैंने बताया था अभी, कोई एक धन आवेश या कोई भी आवेश ले लें, आवेश समुदाय ले लें, आवेश निकाय ले लें, तो उसके चारों ओर का जो एक क्षेत्र है, एक एरिया है, जिसमें उसके वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, कोई अन्य आवेश जब उसके उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये एक एरिया है जिसके अंदर कोई भी अन्य आवेश अगर आता है तो उसमें या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो एक ऐसा एरिया ले लिया इसके चारों ओर का, जिसमें उसका वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो अब अगर कोई आवेश युक्त कण हम इस वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं और वो आवेश युक्त कण गति करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें गति हो सकती है, अपनी गति की दिशा में वो गति कर सकता है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल के कारण ये आवेश युक्त कण उस बल की दिशा में गति करने लगेगा। अर्थात अगर हम इस आवेश के चारों जो उसका क्षेत्र है इसमें किसी अन्य आवेश को लाते हैं और वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो अपने ऊपर लगने वाले इस आवेश के कारण अपने ऊपर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा में गति करने लगेगा। अगर वो प्रेरित आवेश है तो आकर्षण बल होगा, तो ये इसकी आवेश की ओर गति करेगा, और अगर इस पर समान आवेश है, जो आवेश इस पर है वही इस पर है, तो वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और विपरीत दिशा में पीछे की ओर गति करने लगेगा। ठीक है, देखिए तो हम इसे क्या कहेंगे, जैसे कोई आवेश युक्त कण स्थित आवेश गति के स्वतंत्र है, यदि कोई आवेश युक्त कण इस वैद्युत क्षेत्र में गति के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में गति करने लगता है। और अगर जो वैद्युत क्षेत्र है वो बल की दिशा जो है वो बदल रही है, जैसे इस पर बल की दिशा जो लग रही थी, ये लग रहा है इस पर बल की दिशा, मान लो हमने निगेटिव आवेश ले लिया, माइनस चार्ज ले लिया, ठीक है, तो इस पर आकर्षण बल लगेगा तो इसकी दिशा में लगेगा, और अगर हम धनात्मक आवेश ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर इसकी बल की दिशा बदल रही है तो इसकी बल की दिशा बदलने पर इस आवेश युक्त कण जो हमने परीक्षण आवेश लिया है, इस वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए जो हमने अतिरिक्त आवेश लिया है, अगर इस पर लगने वाले बल की दिशा बदल रही है तो इसकी गति की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी। देखो इसकी जो गति है, इसकी जो दिशा है, इसकी जो इसके आवेशिका जो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, जो इसकी गति हो रही है, वही वैद्युत बल रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये जो आवेश है वो वैद्युत बल रेखा के ही कारण गति करेगा, या इस कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा पर ही गति करेगा। देखिए तो हम इसे कह सकते हैं कि पैराग्राफ चेंज कर लिख लेना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र आवेश किसी स्वतंत्र धन आवेश के गति की दिशा या किसी स्वतंत्र धन आवेश के गति का मार्ग, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश की गति का मार्ग वैद्युत बल रेखा कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये है क्या, देखो जैसे वैद्युत बल रेखा, कोई धनात्मक आवेश लिया तो उस पर वैद्युत बल रेखा की जो दिशा है वो किस दिशा में होती है और कैसे होती है, ये हम समझाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ये धनात्मक आवेश है तो इस पर जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी वो बाहर की, ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, तो उस पर जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी वो अंदर की होगी। इस तरीके से, ठीक है ना, इस पर बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं और इस पर बल रेखाएं बाहर की ओर आती हैं।
यानी धनात्मक आवेश से निकलती हुई बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर आती है, यानी इससे निकलती है और इसके अंदर की ओर आती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई धनात्मक आवेश, कोई आवेश है और उसके पास कोई धनात्मक आवेश ही लाते हैं, इस धनात्मक आवेश के पास कोई अन्य धनात्मक आवेश लाते हैं, तो वो अनंत तक इसके मध्य जो प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के मध्य जो प्रतिकर्षण होगा, वो प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो आवेश गति करेगा, ठीक है, क्योंकि ये समान दिशा में बल लगेगा बाहर की ओर, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस परीक्षण आवेश को अनंत तक धकेल सकता है। यानी ये धनावेश, किसी धनावेश से निकलने वाली बल रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत तक जाती हैं। और अगर इस धनावेश के पास किसी ऋणात्मक आवेश को लाते हैं, या कहीं कहें कि कोई ऋणात्मक आवेश अनंत पर स्थित है, तो ये धनावेश उस ऋणात्मक आवेश को अनंत से धनावेश तक खींच सकता है। यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनात्मक आवेश से अनंत तक जाती हैं और ऋणात्मक आवेश पर अनंत से ऋणात्मक आवेश तक आती है। ठीक है। और एक चीज देख लीजिए कि अगर दो समान धनात्मक आवेशों को अगर हम पास पास लाते हैं, देखिए जैसे हम दो समान धनात्मक आवेश को हम पास, पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज हम पास पास लाते हैं, तो उनके बीच में आकर्षण होगा और उस आकर्षण बल के कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक की ओर जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है। जैसे आपने 9th में चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह ये विद्युत बल रेखाएं। अगर किसी पॉजिटिव धनावेश को निगेटिव धनावेश या निगेटिव चार्ज के पास लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के पास लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो निगेटिव चार्ज की ओर जाकर समाप्त होती हैं। और अगर दो धनात्मक चार्ज को हम पास पास लाते हैं, तो समान परिमाण में भी और प्रकृति में, दोनों का परिमाण भी समान है, आवेश की मात्रा भी समान है, आवेश की प्रकृति भी समान है, तो क्या होगा, तो जो बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से एक के बीच प्रतिकर्षण होगा और इस प्रतिकर्षण के कारण ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटेंगी। और यहाँ पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसके मध्य बिंदु पर, एक बिंदु लेते हैं मध्य बिंदु N, इसे कहते हैं उदासीन बिंदु, क्योंकि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। इस बिंदु आवेश के कारण या इस धनावेश के कारण इस पर लगने वाला या इसके कारण इस पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। इसलिए इस बिंदु को कहते हैं उदासीन बिंदु, इसे न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ठीक है, ये थी विद्युत बल रेखाएं। और हाँ, अगर इन दोनों का परिमाण समान नहीं है, एक धनावेश अधिक है एक कम है, एक के आवेश की मात्रा अधिक एक की कम है, प्रकृति बराबर है, दोनों धनावेश हैं, लेकिन अगर मात्रा समान नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए
लिख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर नीचे, यदि दो समान दो धनावेश, यदि दो धनावेश आपस में बराबर न हो तो देखिए, अगर बराबर नहीं है तो जो उदासीन बिंदु है वो मध्य में नहीं होगा, जिधर आवेश अधिक है उसकी तरफ बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि दो धनावेश आपस में बराबर न हो तो उदासीन बिंदु मध्य में नहीं होगा, नहीं होगा तो कहां होगा, कह सकते हैं इसको मध्य में नहीं होगा, तथा यदि आवेशों की मात्राएं Q1 तथा Q2 है, ये मान लिया कि अलग अलग आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो उदासीन बिंदु की दूरियां तथा उदासीन बिंदु की दूरियां क्रमशः R1 व R2 हैं, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसके द्वारा हम उदासीन बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि वो कहाँ हो। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाएं हो गई, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है तो देख लेते हैं। अगर थोड़ा और भी ध्यान होगा आपको, 1-2 साल पहले हाई स्कूल में जो आपने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़े थे, उसी से मिलते जुलते इसके भी गुण हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए, पहला क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेदित करती तो उस कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा की दो दिशा होती है। जो वैद्युत बल
क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जो कि संभव नहीं है। तीसरा क्या है कि खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। अगला क्या है कि जो धनावेश है, ये कह सकते हैं कि इसकी जो ये रेखाएं हैं वो खिंची हुई लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी के समान होती हैं। समान होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या यूं कह सकते हैं कि लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो अगर कोई विपरीत आवेश है तो उसे अनंत से उस बिंदु तक खींच लेती है, उसे खींचने का प्रयास करती है, उसे आकर्षित करती है। यानी इसके इस लचकदार और सिकुड़ने के गुण के कारण ही ये अनंत से किसी विपरीत आवेश को अपने केंद्र तक खींच लेती है। इसी में लिख सकते हैं कि सिकुड़ने का प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, जिससे किसी विपरीत आवेश को या कहते हैं जिससे किसी विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है। इसी के विपरीत ये जो बल रेखाएं हैं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और फैलने का भी प्रयास करती हैं। अपनी लंबाई की दिशा में फैलने का प्रयास भी करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास भी करती हैं। ये बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश या लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास भी करती है। बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूर हटने का प्रयास करती है, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है।
समान आवेशों में प्रतिकर्षण। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ वैद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत बल रेखाएं हो गई, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गए। तो नेक्स्ट चलते हैं वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश या कोई परीक्षण आवेश लिया, उस पर लगने वाले बल तथा जैसे मेरे को ये वैद्युत क्षेत्र लिया और इस वैद्युत क्षेत्र में जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र लिया, इसका एक वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश है, इसका ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मैंने कोई परीक्षण आवेश रख दिया, ये ज्ञात करने के लिए कि इस पर आवेश, इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक है, ये ज्ञात करने के लिए हमने परीक्षण आवेश का प्रयोग किया। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, अब देखो उस पर दो प्रकार के बल लग सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई भी एक बल लग रहा है, तो इस पर लगने वाले बल और इस परीक्षण आवेश, जो भी हमने परीक्षण आवेश दिया, मान लो Q0 लिया, तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और लगने वाले विद्युत बल का परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसे अपनी भाषा में लिखेंगे, फिर शब्दों में लिखेंगे। लिख लीजिए फटाफट। देखिए क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या परीक्षण आवेश का अनुपात, लगने वाले परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान, परीक्षण आवेश के मान परिमाण देंगे। ठीक है, मान की निष्पत्ति, निष्पत्ति अनुपात की बात होती है, ये निष्पत्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। जो क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। देखिए, माना किसी
वैद्युत क्षेत्र में, देखिए कहीं कहीं विद्युत लिखा होता है, कहीं वैद्युत लिखा होता है, दोनों का मान मतलब एक ही होता है। आप चाहे वैद्युत लिखा हो या विद्युत लिखा हो, एक ही अर्थ है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धनावेश Q0 या माना किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे ले सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में, ठीक है, किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र लिया ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिस पर वैद्युत बल F कार्य करता है। अतः उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर F/Q, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, तो इसलिए अगर इसका हम वेक्टर मान निकालेंगे तो E = F/Q, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, F का मात्रक बटे Q0 का मात्रक, और मतलब इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन अगर एमकेएस में लेते हैं तो न्यूटन क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कूलम का हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड। तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -3 एम्पियर -1, ठीक है। इससे हम इसकी विमा निकाल सकते हैं, इसका विभव सूत्र भी निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव सूत्र क्या हो जाएगा, किलोग्राम यानी द्रव्यमान मास L और सेकंड -3 और एम्पियर -1, MLT -3 या -1, ये हो जाएगा इसका विभव सूत्र, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो आपने जो परीक्षण आवेश दिया किसी वैद्युत क्षेत्र में, जो परीक्षण आवेश का मान लिया, मान लीजिए ये इसका वो था, और इसमें आपने परीक्षण आवेश Q0 लिया था, तो इसका मान इतना अल्प लेते हैं जिसके कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परीक्षण आवेश Q0 होता है वो इतना छोटा होता है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाल दिया। अच्छा, इसके E बराबर F/Q से अगर हम F का मान निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। देखिए, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F बराबर E × Q हो जाएगा, इसका आगे U जाएगा, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल। जो आवेशित कण आपने उसमें लिया, आवेशित कण पर लगने वाला बल या बल, क्या बल लगेगा उस पर, तो देखते हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो आपने बल जो आवेशित कण दिया था, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें मालूम है E, इसका मान ज्ञात है, तो हम कोई भी आवेश उसमें ले रहे हैं उसका मान मालूम होगा। E और Q का मान अगर ज्ञात है तो F का मान हम निकाल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात होने पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात होने पर उस बिंदु पर स्थित आवेश Q पर लगने वाले विद्युत बल का मान निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या था? E बराबर F/Q, इसलिए F बराबर P इंटू न्यूटन। ठीक है, इसके द्वारा हम आसानी से बल निकाल सकते हैं। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते, उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो F इक्वल टू E। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको अगले वीडियो में देते हैं, आपने लगाने का प्रयास कीजिए, या हम आपको कुछ ग्रुप में भी सेंड करेंगे, तो आप इसी के अकॉर्डिंग लगाने का प्रयास करेंगे। इन फॉर्मूले जो आज दिए हैं, बाकी शेष अगले वीडियो में बताएंगे उसके आगे की जो